डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज रासायनिक बलगतिकी के पार्ट 11 के अंतर्गत अभिक्रिया की आणविकता मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने आपको अर्धयायव क्या है, प्रारंभिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी के आगे अभिक्रिया की आणविकता मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता है क्या। ठीक है ना। देखेंगे, किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में एक साथ टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। कहने मतलब यह है कि जितने मालिक्यूल अभिकारक के होते हैं वही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जितने मालिक्यूल अभिकारक के होते हैं, अभिकारक के मालिक्यूल जितने टकराते हैं, टकराने के बाद उत्पाद बनाते हैं, वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता। कह रहा किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में हर एक पद प्रारंभिक पद होता है। भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में एक साथ टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। और जितने मालिक्यूल अभिक्रिया टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, जितने मालिक्यूल टकराते हैं वही मालिक्यूल वेग निर्धारक पद में भाग लेते हैं। जितने मालिक्यूल टकराते हैं, जो टकरा के उत्पाद बनाते हैं, उन्हीं के टकराने से क्या होता है, वेग निर्धारक पद में भाग लेते हैं। जैसे हम कहें कि A प्लस बी संयोग करके यहाँ प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभिकारी अणुओं की संख्या 2 होगी। एक इसका A का होगा और एक B का होगा। मतलब कि जितने मालिक्यूल अभिकारक के होते हैं वही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। किसी रिएक्शन को देखकर हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता कितनी है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर A प्लस बी संयोग करके यदि प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर इस अभिकारक A के मालिक्यूल की संख्या 1 है और अभिकारक B के मालिक्यूल की संख्या 1 है। इसका मतलब कि इस अभिक्रिया में कितने मालिक्यूल भाग ले रहे हैं, 2 मालिक्यूल, है ना। इसका मतलब कि ये द्वि अणुक अभिक्रिया होगी। हमारा कहने मतलब यह था कि अभिकारक के जितने मालिक्यूल टकराते हैं और टकराने के बाद उत्पाद बनाते हैं, जो मालिक्यूल टकराते हैं वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, आणविकता। क्योंकि जो मालिक्यूल टकरा के उत्पाद बनाते हैं वही वेग निर्धारक पद में भाग लेते हैं। दर बराबर K A होगा और क्या होगा, B होगा। मतलब कि जो दर है वह A और B दोनों पर निर्भर करती है। इसका मतलब वेग निर्धारक पद में A और B दोनों भाग ले रहे हैं। इससे हम एक परिभाषा और बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया, देखेंगे, मतलब किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, किसी अभिक्रिया के यहाँ वेग निर्धारक पद में A और B भाग ले रहे हैं। दूसरी परिभाषा हम इस तरह बता सकते हैं, किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जिनकी आपस में टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। ध्यान देंगे, यहाँ पर परिभाषा अथवा दूसरी परिभाषा लिखी गई है कि किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में एक साथ टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। हमने आपको बताया कि जो मालिक्यूल टकराते हैं वही वेग निर्धारक पद में भाग लेते हैं। और उस तरह से परिभाषा हमने दूसरी जो बताई आपको
किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। तो हम समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है। ठीक है ना। देखेंगे, किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या 1, 2 या 3 होने के अनुसार अभिक्रियाएं क्रमशः एकाणुक, द्विअणुक और त्रिअणुक अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब कि यहाँ पर अभिकारक के जो मालिक्यूल होते हैं, इनकी संख्या के आधार पे जो अभिक्रियाएं होती हैं, एकाणुक, द्विअणुक और त्रिअणुक अभिक्रियाएं होती हैं। किसी प्रारंभिक पद में मतलब कि एक स्टेप में भाग लेने वाले जो अभिकारी अणु होते हैं, जितने मालिक्यूल अभिकारक के भाग ले रहे हैं, उनकी संख्या यदि 1 है तो एकाणुक, यदि 2 है तो 2 अणुक, अगर 3 है तो त्रिअणुक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक मालिक्यूल प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब कि एकाणुक होगा। यहाँ पर ए और ए 2 मालिक्यूल टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब ए 2 अणु की क्रिया होगी। यहाँ पर ए का एक मालिक्यूल, बी के एक मालिक्यूल दोनों टकरा रहे हैं तो प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब ए 2 अणु की क्रिया होगी। यहाँ पर देखेंगे ए त्रिअणु की क्रिया है। यहाँ पर कितने मालिक्यूल टकरा रहे हैं? ए, बी और सी, 3 मालिक्यूल टकरा रहे हैं। इस कारण से क्या होगा? त्रिअणु की क्रिया होगी। समझ रहे हैं ना। तो उनके अणुओं के आधार पे एकाणुक, द्विअणुक और त्रिअणुक अभिक्रियाएं होती हैं। यदि एक मालिक्यूल है तो एकाणुक होगा, यदि 2 मालिक्यूल हैं तो 2 अणुक होगा, और 3 मालिक्यूल हैं तो त्रिअणुक अभिक्रियाएं होगी। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया कि अभिक्रिया की आणविकता, कि अभिक्रिया की आणविकता मतलब किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले जितने मालिक्यूल भाग लेते हैं और जिनके आपस में टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, वही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। और जो मालिक्यूल टकरा के उत्पाद बनाते हैं, वही मालिक्यूल अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेते हैं। दूसरी परिभाषा हमने ये बताया कि किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में एक साथ टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है ना। और आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है ना। इससे जो वीडियो ग्रुप में नहीं पहुंच पाता है, वह आपको वीडियो केमिस्ट्री से संबंधित नॉलेज आपको मिलता रहेगा। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखेंगे। एग्जाम्पल H2 और I2 संयोग करके 2HI बनाता है। जब इस अभिक्रिया का दर समीकरण प्राप्त किया गया तो दर बराबर आया K H2I2। इसका मतलब इस अभिक्रिया में अभिकारक कितने मालिक्यूल हैं? 2 मालिक्यूल हैं। इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी अणुक होगी? द्विअणुक होगी। कितने मालिक्यूल हैं? हाइड्रोजन के 1 मालिक्यूल है, आयोडीन के 1 मालिक्यूल है। ये हाइड्रोजन के परमाणु हैं 2, आयोडीन के 2 परमाणु हैं, और इनके अणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि अणुओं की संख्या कितनी है? 1 है ना। इसका मतलब कि 2 मालिक्यूल जब भाग ले रहे हैं तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी? 2 अणु। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन होता है तो बनता है N2O4 और ऑक्सीजन। इस अभिक्रिया में कितने मालिक्यूल भाग ले रहे हैं? 1 मालिक्यूल भाग ले रहा है। इसका मतलब एक क्या होगा? एकाणु। यहाँ पर N2O5 कितने मालिक्यूल है? 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 मालिक्यूल है। सुक्रोज और जल का अपघटन होता है तो बनता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। यहाँ पर सुक्रोज के 1 मालिक्यूल हैं और जल के 1 मालिक्यूल है। इसका मतलब इसमें कितने मालिक्यूल भाग ले रहे हैं? 2 मालिक्यूल, तो 2 अणु की अभिक्रिया होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 2NO प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन एक दूसरे से संयोग करते हैं तो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मालिक्यूल और ऑक्सीजन कितने मालिक्यूल? 1 मालिक्यूल। हमने कहा कि यदि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जिसका मतलब कितने मालिक्यूल होंगे? 1 होगा। तो 2 और 1 3 हो गया। इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी होगी? त्रिअणुक होगी।
2 और 1, यहाँ पर 2 मालिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड के और 1 मालिक्यूल ऑक्सीजन के, तो 2 और 1 मतलब 3 हो गया। इसका मतलब एक कौन सी अभिक्रिया होगी? त्रिअणु। तो किसी समीकरण को देखकर हम बता सकते हैं अभिक्रिया कौन सी अणु की होगी। हमने कहा कि यहाँ पर 1 मालिक्यूल, इसका मतलब 1 अणु। यहाँ पर सुक्रोज के और जल के, सुक्रोज के 1 मालिक्यूल, जल का 1 मालिक्यूल, 2 अणुक होगा। यहाँ 3 त्रिअणुक होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मालिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मालिक्यूल, 2 1 3 मतलब त्रिअणुक अभिक्रिया होगी। तो किसी समीकरण को देखकर हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता कितनी है। जितने मालिक्यूल टकरा के उत्पाद बनाते हैं वही अभिक्रिया क्या कहलाती है? आणविकता। ठीक है ना? ध्यान देंगे, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ठीक है ना? अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान देंगे, थोड़ा यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। हम आपको कोटि और आणविकता दोनों पढ़ा चुके हैं। यदि आप ध्यान से इसको देखे हैं तो कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पहला हमने बताया कि जो कोटि होती है ये प्रयोगात्मक होती है, जो आणविकता होती है ये हम समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता कितनी है। दूसरा, ध्यान देंगे, हम ऐसे बता रहे हैं आपको कि जो कोटि होती है वो प्रयोगात्मक परीक्षण पर सत्य होती है। जब हम किसी समीकरण का दर समीकरण निकालते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा, ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी समीकरण का ध्यान दें, जब किसी समीकरण की प्रयोग करते हैं तो जो हमको दर समीकरण प्राप्त होता है उससे हम बताते हैं कि अभिक्रिया की कोटि कितनी प्राप्त होगी। यहाँ पर हमने कहा कि कोटि जो होती है प्रयोगात्मक परीक्षण पर सत्य होती है, आणविकता सैद्धांतिक होती है, देखकर बता सकते हैं। जो कोटि होती है वो अभिक्रिया की दर और अभिकारक के मध्य संबंध बताती है। दर के जो भी यहाँ पर आता है अभिकारक, जो कोटि होती है अभिक्रिया की दर और अभिकारक के अणुओं के मध्य संबंध को बताती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाँ अब ध्यान देंगे, ठीक है ना? और जो आणविकता होती है, आणविकता अभिकारक के भाग लेने वाले अणुओं की संख्या बताती है। किसी समीकरण में कितने अभिकारक के मालिक्यूल भाग ले रहे हैं उनकी संख्या बताती है आणविकता। तीसरा, जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। लेकिन जो आणविकता होती है वह कभी भी शून्य नहीं होती है, हम हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है। आणविकता हमेशा क्या होती है? एक पूर्णांक संख्या होती है। और जो अंतर है, किसी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता समान या भिन्न हो सकती है। जैसे हम कहें कि H2 + I2 संयोग करके बनाते हैं 2HI, इस पर जब दर समीकरण प्राप्त किया गया तो H2 और I2 प्राप्त होता है। इसमें यदि देखा जाए तो अभिक्रिया की जो आणविकता है वो 2 है और अभिक्रिया की जो कोटि है वो भी क्या है? 2 है। तो किसी समीकरण की अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न हो सकती हैं, है ना? जैसे अभी N2O5 का अपघटन होता है तो बनता है नाइट्रोजन N2O4 हाफ O2। जब इस पर प्रयोग किया गया था तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन आया था। तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर क्या आई थी? 0 आई थी। लेकिन अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 1 है। तो समान भी हो सकती है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, और अभिक्रिया की आणविकता, कोटि और आणविकता
भिन्न भी हो सकती है ना। तो ये सभी अंतर थे जो हमने यहाँ पर आपको विस्तृत लिखा है। आप ध्यान से इसको देखेंगे। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 हमने बताया कि अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों पर आधारित राशि है जो प्रयोगों द्वारा निर्धारित अभिक्रिया के दर नियम के निरीक्षण द्वारा प्राप्त की जाती है, हमने अभी आपको बताया। दूसरा, अभिक्रिया की आणविकता से अभिप्राय किसी प्रारंभिक अभिक्रिया की आणविकता से है, मतलब किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या से है। तीसरा, हमने बताया कि प्रारंभिक अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक या शून्य हो सकती है। हमने बताया कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। जब अभिकारक के मालिक्यूल होंगे नहीं तो कहाँ से टकराएंगे, शून्य हो जाएगा, तो है ना। तो आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि कोटि पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक या शून्य हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है कोटि। अगला अंतर है, ध्यान देंगे यहाँ पर। चौथा अंतर है कि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती। अभिक्रिया की आणविकता जब शून्य हो जाएगी तो अभिकारक के मालिक्यूल रहेंगे नहीं तो उत्पाद कहाँ से बनेगा, है ना। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। हमने कोटि जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको बताया भी है कि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है लेकिन आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है। पांचवा अंतर, आणविकता से किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। हमने बताया कि आणविकता किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताता है। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं में संबंध बताता है। हमने अभी आपको एग्जाम्पल के सहायता से बताया कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया आणविकता जो होती है वो किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या बताता है, कितने मालिक्यूल भाग ले रहे हैं। एक मालिक्यूल एक अणु, 2 मालिक्यूल 2 अणु, 3 मालिक्यूल 3 अणु। और जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह दर और अभिकारक की सांद्रताओं के मध्य क्या बताता है, संबंध बताता है। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रताओं में संबंध बताता है। छठवां अंतर, किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न हो सकती है। हमने एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताया कि कभी कभी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता दोनों समान होती है और कभी कभी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि एक ही समीकरण के भिन्न भी हो सकती हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर देखें, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि 2 मालिक्यूल अणु और इसकी कोटि भी कितनी है, 2, समान है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। लेकिन इस समीकरण पर जब प्रयोग किया गया तो इसकी जो कोटि आती है 0 आती है, आणविकता कितनी होगी, 1 होगी, है ना। तो इस प्रकार से किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न हो सकती है, ठीक है ना। आप ध्यान देंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना डालेंगे। इस प्रकार से हमने आपको आज अभिक्रिया की आणविकता क्या है कि कितने मालिक्यूल से टकराने से जो उत्पाद बनता है वही मालिक्यूल अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। और इसके बाद अभिक्रिया की कोटि भी हमने पढ़ाया, अभिक्रिया की आणविकता पढ़ाया। यदि कोटि और आणविकता आप पढ़े हैं तो दोनों में अंतर आसानी से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से ये चैप्टर आज समाप्त होगा। इस पे कुछ न्यूमेरिकल हैं जो अगले दिन हम आपको इससे संबंधित एक सवाल फिक्स है यूपी बोर्ड में आना, उसको हम बताएंगे। वो न्यूमेरिकल कल के पार्ट में आपको बताया जाएगा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।